So this is branch of physics which deals with study of motion. So किसी भी तरह का मोशन हो, उस मोशन की जो स्टडी है उसे आप मैकेनिक्स कहेंगे। अब वो मोशन एक पार्टिकल का हो, वेव मोशन हो, लिक्विड फ्लो कर रहा हो, कुछ भी, अगर कहीं कोई मोशन हो रहा है उस मोशन को आप मैकेनिक्स में करो। फिर एक फर्दर एक टर्म और आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फिर फर्दर हम सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सो काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। It is a sub branch of mechanics which deals with motion without considering its cause. Without considering its cause. सो काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। आपको मोशन के कॉज से मतलब नहीं है। बाय द वे, व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? आमना, व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ मोशन? बॉडी में मोशन क्यों होता है? So force की वजह से। फोर्स। सो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की स्टडी नहीं करते। मतलब नहीं है कि मोशन क्यों हुआ, बट एक बार मोशन हो गया तो एक बार जब मोशन हो जाएगा बॉडी कुछ वेलोसिटी कवर कर होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मे बी कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है बॉडी का। वो सारी क्वांटिटीज आप काइनेमेटिक्स में स्टडी करोगे। एल्स देन फोर्स, मोशन किसकी वजह से स्टार्ट हुआ वो हमारा कंसर्न नहीं है। दैट वी विल स्टडी इन डायनामिक्स। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference is place of observation. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लीजिए रोड पर कोई कार मूव करे, आप उस कार को ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड पे खड़ा होकर, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। आप उस कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई बस जा रही है, आप बस में बैठ जाते हैं और फिर आप कार को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस होगी जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है, आप स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाते हो, सो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो स्पेस क्राफ्ट है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली मीन्स प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ a three-dimensional coordinate system for position measurement and a clock for time measurement. And a clock for time measurement. तो ये दो काम करने हैं आप। जो भी आप अगर मैकेनिक्स में ना आप कोई ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो ऑब्जर्वेशन लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पोजीशन मेजर करनी है और टाइम मेजर करनी है। सिर्फ ये दो काम करने हैं, पोजीशन मेजर करनी है और टाइम मेजर करनी है। तो पोजीशन मेजर करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक चाहिए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दो चीज़ें जरूर होंगी। एक कुछ ऐसा होगा जिसकी रिस्पेक्ट में आप पोजीशन मेजर कर पाए, और एक क्लॉक होगी जो टाइम मेजर करने में हेल्प करेगी। इतना नोट कीजिए। तो आपने टाइम दिखाया? हाँ, फॉर टाइम मेजर। तो इसे रब कर दूं। यस सर।
इसके बाद यहाँ एक टर्म आती है रेस्ट एंड मोशन। मीन्स आप कब डिसाइड करेंगे कि बॉडी रेस्ट में है और कब आप ये डिसाइड करोगे कि बॉडी मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन को आपको डिफाइन करना है कि कब बॉडी रेस्ट में होती है, कब बॉडी मोशन में। तो देखो रेस्ट की डेफिनेशन है, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स मान लो मैं ग्राउंड पर हूँ और मैं देख रहा हूँ सामने कोई कार है जिसकी पोजीशन चेंज हो रही, तो वो कार मोशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पर हूँ, मैं देखता हूँ कार मेरी रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लाइक आप जहाँ बैठे हो आप वॉल को देखोगे, आपकी रिस्पेक्ट में वॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आपकी रिस्पेक्ट में वो वॉल रेस्ट में। तो रेस्ट मीन्स पोजीशन ऑफ बॉडी does not change with respect to time, with respect to frame of reference. अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती तो बॉडी रेस्ट में। मोशन, अदरवाइज बॉडी मोशन में, अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो बॉडी मोशन में। इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, and if it change, then body is in motion. So ये रेस्ट और डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो बॉडी रेस्ट में, और अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आप कहोगे बॉडी इज इन मोशन। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेस्ट एंड मोशन है दे आर एब्सोल्यूट। इसके ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो हर फ्रेम की रिस्पेक्ट में रेस्ट में? नो सर। नो सर। अगर एक फ्रेम में रेस्ट में है तो पॉसिबल है कि दूसरे फ्रेम में वो बॉडी मोशन में दिखे। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटेड। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर रिलेटेड। So rest and motion are not absolute. They are relative. Relative means एक बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। एग्जाम्पल दे, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम्स। कि अगर मैं आपको एक बस दे रहा हूँ, एक पैसेंजर है ए, दिस इज पैसेंजर है, ये बस मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसको ऑब्जर्व करने के लिए दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर बस में बैठा, एक ऑब्जर्वर बाहर। मीन्स इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है, इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड। सो ये बस में। अब जरा कुछ चीजें बताओ मुझे कि जो ऑब्जर्वर O1 है उसकी रिस्पेक्ट में ए कैसा है, रेस्ट में, मोशन में? रेस्ट। रेस्ट। सो ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू O1। देखो आज तक हमने फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है ना, लाइक डायमेंशन से लेके वेक्टर्स तक, हमने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ी है, कहीं कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब से जो शुरू होगा वो कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड है। तो अब आपका न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें दो पार्ट्स होंगे,
कैलकुलेशंस तो होंगी जो आपने आज तक करा था, लेकिन उस कैलकुलेशन के साथ साथ कंसेप्चुअल पार्ट भी होगा कि न्यूमेरिकल पढ़कर उसे फ्रेम करना। कैलकुलेशन तो बाद में शुरू होगी, तो अब आपके एफर्ट्स और बढ़ेंगे। तो A is at rest with respect to O1 and A is in motion with respect to O2. तो ये मतलब है कि मोशन इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। इतना लिखिए। इतना लिखिए। चलो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोशन इन 1D 2D एंड 3D। मोशन इन 1D 2D एंड 3D। देखो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, X Y एंड Z कोऑर्डिनेट सिस्टम। X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। ये क्या हो गया? ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए एक्स वाई तो आपको दिखता है, जेड एक्सिस ना इस प्लेन ऑफ बोर्ड में नहीं है। जेड एक्सिस बाहर आ रहा है, लाइक मेरे प्लेन के बाहर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, दैट इज जेड एक्सिस। सो अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी रहा होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी है, इसका जेड कोऑर्डिनेट भी है, और ये पॉइंट कुछ ऐसे मूव करता है कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाए। देखो ना तो वाई में कोई चेंज आएगा ना जेड में चेंज आएगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। या ये ऐसे जा रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। या ये ऐसे मूव कर रहा है, तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो अगर बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है कि कोई एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है उसका, तो आप मोशन को कहोगे 1D का। सिंपल डेफिनेशन, सिर्फ एक्स चेंज हो, सिर्फ वाई चेंज हो या सिर्फ जेड चेंज हो, दैट्स मोशन इन 1D। अगर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं। देखो मोशन इन 1D का एग्जांपल क्या है, पहले देखो 1D की डेफिनेशन देखो। Only one out of three coordinates change during motion of body। अगर ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो सिर्फ एक्स चेंज कर रहा है या सिर्फ वाई चेंज कर रहा है या सिर्फ जेड चेंज कर रहा है, तो आप उसे कहोगे इट्स मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D का एग्जांपल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टू डी देखिए, 2D में कोई दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। मान लो ये पॉइंट ऐसे मूव करता था, तो देखो एक्स के लॉन्ग भी जा रहा है, वाई के लॉन्ग भी जा रहा है। एक्स और वाई अगर दोनों चेंज हो जाएंगे देन इट्स मोशन इन 2D। इफ 2 out of 3 coordinates
Change during motion of body. Change during motion of body. अगर ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए तीन में से तो आप कहोगे मोशन इज टू डी। इसका एग्जांपल है मोशन इन प्लेन। अगर प्लेन में कोई मोशन हो रहा है, मान लो कोई इंसेक्ट है क्रॉल कर रहा है, एक इंसेक्ट है क्रॉल कर रहा है फ्लोर पर, एक फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, तो जो मोशन होगा दैट्स मोशन इज टू डी, एग्जांपल ऑफ टू डी मोशन। या वॉल के ऊपर कोई लिजर्ड चल रही है, so the motion of that lizard would be 2D motion। वहां भी सिर्फ देखो अगर इस वॉल के ऊपर एक लिजर्ड चलना शुरू कर दे तो इसका मोशन भी कैसा होगा 2D। सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो सकते हैं, या तो x चेंज होगा या y चेंज होगा, या जब 2D मोशन। यहाँ तक बताओ मुझे इन दो एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम है? या फ्लोर पर कोई इंसेक्ट चल रहा है उसका जो मोशन होगा दैट मोशन इज 2D। 3D देखो, if all three coordinates change during motion of body, अगर ड्यूरिंग मोशन तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए, एक्स भी चेंज हो जाए, वाई भी चेंज हो जाए, तो जो मोशन होगा दैट मोशन इज 3D मोशन। एग्जाम्पल मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, फ्री स्पेस में मूव कर रहे हो दैट्स 3D मोशन। सर लेकिन वो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दो कैसे होंगे? मेरी इंसेक्ट जब मूव करता है ना तो फिर वो क्रॉल करता है, वो एक लाइन में नहीं मूव करता, वो ऐसे मूव करेगा। लाइक अगर एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है फ्लोर पर, ऐसे चला गया तब तो इट्स मोशन इन 1D, लेकिन यूजुअली एक लाइन में नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज होंगे, इसलिए 2D। हाँ मेरी बताओ और क्या डाउट? ओके सर क्लियर। तो जल्दी से लिख लो, इसे तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। चलो गुड, इसको रब कर देते हैं। मोशन इन स्पेस का कोई एग्जाम्पल, भाई कोई बर्ड है वो उड़ रही है, मोशन ऑफ बर्ड विल बी 3D। काइट का मोशन है, इट्स अ 3 डायमेंशन मोशन। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ फिर। मोशन के बाद द नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए समझिए जरा डिस्टेंस का क्या मतलब है। Distance is actual path covered by body. Actual path covered by body. बॉडी जो भी एक्चुअल पाथ कवर करेगी दैट एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस। लाइक ये कुछ ऐसा है कि एक बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट करती है ऐसे जाती है, तो उसके बाद यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ मूव कर गई, तो उसने जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया, भाई ए से स्टार्ट किया, ए से बी गई, बी से सी पहुंची, सी से डी आ गई।
तो जो एक्चुअल पाथ कवर कर रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसे आप डिस्टेंस कहो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा अब ये बताओ मुझे, क्या डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है? बताएगा मुझे, इतने सारे हो क्लास में, ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी मूव कर रही हो, उसका डिस्टेंस कम हो रहा हो, डिक्रीज कर जाए? नो, नो सर। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा। एक बार चलना शुरू करेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। कोई डिवाइस देखी है किसी व्हीकल में, कोई डिवाइस हो जो डिस्टेंस मेजर करती है? किसी व्हीकल में, कार में, स्कूटर में, कहीं कोई ऐसी डिवाइस देखी है आपने जो डिस्टेंस मेजर करती है? अबे हाँ, ऑटोमीटर तो याद रह गया। हाँ ऑटोमीटर है। अरे हर कार में, हर किसी के अंदर वो एक डिवाइस, यस ऑटो बिल्कुल सही कह रही है, ऑटोमीटर है। एक बार आप ऑटो में बैठ जाओ, उसके बाद तुम उसे कहीं भी लेके जाओ, रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस काउंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स डिस्टेंस। तो जैसे जैसे वो चलेगा, कहीं भी जाए, वापस अपनी जगह भी आ जाए, तब भी रीडिंग बढ़ जाएगी। वो डिस्टेंस मेजर करता है, तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। और डिस्टेंस क्वांटिटी कैसी है? जैसे स्केलर क्वांटिटी। हाँ कार में भी होता है, जो ऑडोमीटर लगा होता है कार के अंदर, वो टोटल डिस्टेंस मेजर करता है। इस एसआई यूनिट इज मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। Distance of moving body always increases. अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। हमेशा जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, उस मूविंग बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि डिस्टेंस कम हो जाए, डिक्रीज हो। सो इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया हुआ, बस उसने ग्राफ बना के दिया है, कह रहा है ग्राफ पॉसिबल है क्या? दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। बताओ मुझे, क्या ये ग्राफ पॉसिबल? सबके No, आंसर sir. हैं। No, sir. No, sir. नो सर। दिव्यांशी नो, सौम्या, सौम्या, दिशा, सौम्या एंड दिशा, पॉसिबल है कि नहीं है? अच्छा कोई नहीं, टाइप कर दो। दिशा नो। रीजन क्या है दिशा, क्यों ये वैलिड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है? हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ फिर कम हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। एक चीज और है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। Distance is always positive. It can't be negative. डिस्टेंस स्केलर है, नेगेटिव स्केलर में कोई सेंस नहीं बनेगा डिस्टेंस नेगेटिव। तो डिस्टेंस के लिए कुछ चीजें याद होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना लिखो, फिर डिस्प्लेसमेंट देखता है, जल्दी से लिख डालो। हाँ मित्र बोलो। हाँ मित्र क्या डाउट है? अगर एक बॉडी का डिस्टेंस जीरो तो उसका, अगर डिस्टेंस जीरो तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कभी भी जरूर होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को एक्सीड करे। एक्सट्रीम इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ये सब लोग लिख चुके हैं, ऐसे रब कर दूं। मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement is shortest path between two points. It's shortest path between initial and final position. So initial और final position के बीच में जो shortest path होगा, उस shortest path को हम displacement कहते हैं। like एक body ने A से start किया, it travels up to B, C आता है, C से D चला जाता है। तो जो shortest path होगा ना, that is from A to D. जो shortest path मिलेगा, that shortest path is from A to D. This is displacement. Displacement is AD. और अब तो मैं वेक्टर साइन लगा सकता हूँ। बस यही फायदा होता है फोर्थ पहले पढ़ा देने का। आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर, SI यूनिट मीटर, CGS सेंटीमीटर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई वेक्टर तो नेगेटिव भी हो सकता है। दिशा, नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है? दिशा, नेगेटिव है अगर, क्या मतलब है उसका? हाँ, कि हमने एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, बॉडी इज मूविंग इन दैट ऑपोजिट डायरेक्शन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो तब होगा, हाँ, उल्टा डायरेक्शन। जीरो तब आएगा व्हेन बॉडी come back to its initial position. अगर बॉडी घूम फिर कर दोबारा अपनी ही पोजीशन पर आ जाए जहां से स्टार्ट किया था, तो आप कहोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और ये डिक्रीज कर सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ तो डिक्रीज कर सकता है। देखो बॉडी मूव करती जा रही है, ए बी ज्यादा होता, फाइनली ए डी कम हो गया, तो डिस्टेंस कैन डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों काम। डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। Displacement of a triangle is zero. हाँ, if a body is moving on the axis of triangle और वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ से शुरू किया था, then right, displacement is zero. It can increase or decrease. अब एक चीज और देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to distance. पद्मा, मुझे बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब हो सकते हैं? पद्मा, Yes, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? Equal. When the displacement also travels in the distance. कब? ऐसे फिजिकल कंडीशन बताओ मुझे। A physical condition in which both distance and displacement are equal.
यस मैत्री सही कह रही है। सोचो सोचो पद्मा। When it travels the actual path. When a body travels in straight line. Huh? Straight Like if a body is moving from A to B. Yes. If a body is moving from A to B. So if a body is moving from A to B, तो distance और displacement दोनों की values same आएंगी exactly. जो distance होगा exactly वही displacement मिलेगा if a body is moving in a straight line. इसके बाद displacement हो गया. Otherwise displacement हमेशा distance से कम आएगा. तो अगर मैं ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था डिस्टेंस के लिए, अगर मैं वही ग्राफ आपसे कहता हूँ दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब बताओगे मुझे क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, Yes, sir. बट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं. इतना लिखो, क्वेश्चंस देखते हैं. Done, sir. Okay. बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करो, इसे मैं नहीं करूंगा. अगर आप ट्राई करोगे नहीं हुआ तो अलग बात है. इतना कुछ पढ़ लिया ना तुम लोगों ने कि अभी तो बेसिक क्वेश्चन है. हमेशा याद रखना एंगल डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में लेते हैं. 60 डिग्री इज π/3 रेडियन. मैंने 60 लिखा है लेकिन आप π/3 यूज किया. सो कैलकुलेट अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r. Calculate first displacement, distance and displacement. ये इजीएस्ट क्वेश्चन है सीरीज का. इसके बाद वाले जो आएंगे वो थोड़े से टफ होंगे. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम, पहला पार्ट है ए से बी, दूसरा पार्ट है ए से सी. और क्वेश्चन लिखना आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, after one complete revolution, fourth part A to B. सबके आंसर्स चाहिए मुझे. शुरू दो, 5 मिनट लगेंगे, आराम से करो.
सारे आंसर्स चाहिए मुझे, सारे पार्ट्स के। अरे एक का भी आंसर नहीं आया, क्या करो तुम लोग? अच्छा, लेंदी है। फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस आया। ओके, करते जाओ, हमने अभी तो बहुत पार्ट्स हैं। हाँ, चलो गुड। आया आंसर। चल, तुम लोगों ने इतना सॉल्व करा, ये बहुत है। अब इसके बाद मैं करता हूँ। सो आंसर्स किस किस में आए? इंपॉर्टेंट ये कि तुमने कैलकुलेट करा। आमना ने कैलकुलेट करा, सोमिया ने करा, मैत्री ने करा, दिव्यांशी ने भी किया। कुछ आंसर ऑन है। दिशा, पद्मा, बच्चों कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? जितना समझ में आ रहा है उतना कर दो। पद्मा एंड दिशा, कुछ आंसर्स आ जाए तुम लोगों के तो फिर मैं आगे बोलूंगा। सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं समझ में आया। नो। चलो,
ईशा तुम्हारा भी यही हाल है? तुम कुछ लिख रही होगी। ईशा देखो सबका आ रहा है ऑलमोस्ट। सो देखिए ए से बी चलते हैं, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, मान लो ए से बी जाए। जब ये ए से बी जाएगा, ए ये रहा, बी ये रहा, डिस्टेंस भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। पहले डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस था? डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट। पद्मा बताइए मुझे, पद्मा ए से बी में इनिशियल पॉइंट बताओ क्या है? पद्मा, इनिशियल पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। देखो ए से बी जब जाओगे, इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? इट्स बी। B. इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखो इसे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसको ओ कह देता है, ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में ए बी निकालना है, हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस लगा दो। आप लिख सकते हो ए बी इज रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। हाँ दिव्यांशी कुछ ठीक है तुम्हारा। इट्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये ए बी हो गया रूट ओवर टू आर स्क्वायर, ए बी इज आर रूट। काफी लोगों का मैच कर रहा था। इसमें डाउट्स बताओ मुझे पद्मा। अच्छा पद्मा डिस्कनेक्ट हो गया। ईशा डाउट्स? ईशा डाउट्स? ए बी। ईशा पता नहीं क्या है। डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, ईशा तुम हो क्लास में? डिस्टेंस होगा भाई, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया तो 2 पाई आर, डिस्टेंस आ जाएगा 1/4। गुड दिव्यांशी, 2 पाई आर बाय 4। अब जरा चेक करो अपनी कैलकुलेशन, इट्स पाई आर बाय। ये सबका मैच कर रहा था? आमना, बेत्री, दिव्यांशी? यस सर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट। अब इसके बाद वो ए से सी पर आएगा, ए से स्टार्ट करेगा और सी पर आएगा, सेमी सर्कल कवर करेगा। तो जब ए से सी जाएगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ आसान है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से लेकर सी तक आप चले जाओ, जब आप ए से लेकर सी तक जाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए सी। डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। ए सी इज 2r। डिस्प्लेसमेंट ए सी के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू 2r। जब आप डिस्टेंस लोगे तो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस का हाफ, आधा सर्कल कवर किया। इट्स 2 पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस विल बी पाई आर। यहां तक क्लियर हुआ? ये मैच कर रहा है सबका? थर्ड थर्ड ये है कि उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0।
भाई जहां से चला तो दोबारा वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कोई कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। बट यहाँ जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया ना, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज 2 पाई आर। थर्ड पार्ट। अच्छा, इस थर्ड पार्ट के बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। ए से डी क्या है? देखो ए से डी अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा सा आर्क का रिलेशन यूज करना होगा। ए से डी अगर आप जाओगे, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, ए से लेकर डी तक चलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप ट्राइंगल लोगे ओ ए डी, ये 60 डिग्री, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये भी आर और ये भी आर। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ये क्लियर है? अगर साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स। तो अगर ये 60 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 60. तो 80 60 60 plus x is 180 डिग्री। तो ये x भी आ जाएगा आपका 60। अगर x भी 60 डिग्री दैट मीन्स तीनों एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है दैट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल होंगे, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हो AD किसके इक्वल हो जाएगा? ये लॉजिक आ रहा है समझ में? इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स इक्वल हो, AD मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू। इसके बाद डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस जो होगा, देखो यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये वाली आर्क लेंथ, ये इतनी आर्क लेंथ चाहिए, इस आर्क लेंथ को आप डिस्टेंस कहो। टू कैलकुलेट दिस आर्क लेंथ, आर्क एडी। अब आर्क लेंथ के लिए एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ की इक्वल होगी आर्क लेंथ एडी, जिसे हम एल लिखते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल अगर ये देखो, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर दूँ, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये ऐसे चला गया। This angle is pi by 3. This is L. And this is your theta. Theta is L by R. Theta is pi by 3 is L by R. And your L is pi by 3. L is pi by 3. तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क। अब मुझे बताओ किस पार्ट में डाउन, सिर्फ एक फोर्थ परेशान करता है। फोर्थ क्लियर है सबका? सौम्या, चलो गुड, इतना लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल और। सारे सही थे, गुड। चलो इसे रब करते हैं, एक न्यूमेरिकल और जो है उसे ट्राई करें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
रब कर दूं मैं? Yes, ठीक है sir. ना जी, टिचा रब कर दूं सब? इसे रब कर दिया। इसे भी आप खुद ट्राई करोगे। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, साथ साथ लिख लो। इसका डायग्राम और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर इसका तो सॉल्व करेंगे। O से A गया सर्कुलर पाथ पर, then it moved parallel to Z axis, फिर उसके बाद ये पैरेलल टू Y एक्सिस चलेगा। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज R, Z एक्सिस के अलॉन्ग R गया, दिस पॉइंट इज B, फिर यहाँ C तक जाता है, दिस इज 2R। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल। तो इसमें कोई एक पार्ट मैं करूंगा, मुझे बता दो क्या करवाना है मुझसे, डिस्टेंस में सॉल्व करूं या डिस्प्लेसमेंट सॉल्व? एक तुम करो। अभी डिस्टेंस में सॉल्व करूं या डिस्प्लेसमेंट? चलो कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट शायद टफ पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालो। सो देखो, इट्स नॉट वन डायमेंशनल, इट्स टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो यहां पर एक मैं कर दूं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो सारे डिस्प्लेसमेंट्स ऐड कर कर आएगा। ओ से ए का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का, और फिर बी से सी का। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी। तो देखो, जब ये O से A जा रहा है, कितना कवर किया, इतना कवर किया, दिस इज 2R, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2R आएगा। जब ये A से B गया, तो A से B कहाँ जा रहा है, Y एक्सिस के लॉन्ग, Z एक्सिस के लॉन्ग, R K का। फिर B से C जाएगा Y एक्सिस के लॉन्ग, तो इट्स
2r जी, ये डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर में तुम्हें सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो मुझसे पूछ रहा था कि मैं पहले 4th चैप्टर क्यों करा रहा हूँ, 3rd क्यों नहीं करा रहा, ये रीजन था। 3rd की प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको 4th आना चाहिए। इट्स रूट ओवर 2r का स्क्वायर, सिखाया था ये वेक्टर्स में, r स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 4 8 9 3r। चलो लिख लीजिए इतना। डाउट है तो बताओ, और डाउट नहीं है तो मुझे डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। डिस्टेंस को ना d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाई प्लस 3 आराम ना करोगे। सिर्फ एक आमना का आंसर है। ओके तो ये जो डिस्टेंस है ना d, तो देखो डिस्टेंस सिंपली हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस हो जाएगा, सेमी सर्कल है, सरकमफेरेंस इज पाया। अरे गुड, ये तो सभी का 2r, तो ये आ गया पाया प्लस 3r। सो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिया? दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिया और मैंने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर दिया, दोनों काम कर दिए। वेक्टर फॉर्म में भी रखा और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर दिए, दोनों काम कर दिए। हाँ मित्री, तुमने कहा। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया। चलो भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, एक न्यूमेरिकल शायद नहीं होगा तो, और तो कुछ ऐसा बचा नहीं जो मैं करा पाऊँ उस पर। अब स्पीड वेलोसिटी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है, आप कुछ चीजें समझो।
पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए आपने एक कोऑर्डिनेट फ्रेम दिया हुआ है। This is origin of the coordinate system. ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के लिए मुझे इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट। एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब है ओरिजिन से ओ तक का सेपरेशन और ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन। मुझे पोजीशन चाहिए एग्जैक्ट, सेपरेशन भी और डायरेक्शन भी। तो मैंने एक वेक्टर यूज किया, मैंने ओरिजिन से ए तक एक वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो आपको सेपरेशन बताएगा ओरिजिन और ए के बीच में, और जो डायरेक्शन है R1 का वो बताएगा कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन। ऐसी एक पॉइंट और है बी। मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताओ ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बी की एग्जैक्ट पोजीशन। तो मैंने ओरिजिन से बी तक एक वेक्टर और ड्रॉ कर, ये वेक्टर भी आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर, position vector, it gives position of a point, position of a point with respect to origin. एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे R1 और R2 यहाँ गिवन है, these R1 and R2 are position vectors of A. R1 and R2, they are position vectors पॉइंट ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है, दैट पोजीशन वेक्टर इज R1 and R2. तो पोजीशन वेक्टर सिंपल कहानी है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको बताएगा कि एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन होगी उसको पोजीशन वेक्टर बताएगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लो तुम्हें ए और बी के बीच का सेपरेशन चाहिए, ओरिजिन से नहीं चाहिए, ए और बी के बीच का सेपरेशन। तो अगर तुम्हें ए और बी के बीच का सेपरेशन चाहिए तब तुम जो वेक्टर यूज करोगे दैट्स डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको सेपरेशन बताएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो सेपरेशन होगा दैट सेपरेशन इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज R1। तो R12 is a displacement vector from A to B। A से लेकर B तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे हम R12 करेंगे। आप R12 को ऐसे भी लिख सकते हो दैट R12 is R2 minus। अच्छा अभी देखें, A और B के बीच में पोजीशन बता रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ, ये मुझे सौम्या बताएगी। सौम्या R1 R12 और R2 दिख रहा है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट कौन सा है? R1 R12 और R2 में डिस्प्लेस रिजल्टेंट कौन सा है? सौम्या सर R2 गुड। क्यों? आंसर करेक्ट है, बस रीजन और बता दो मुझे। आंसर इज करेक्ट सौम्या। व्हाई R2? Because in triangle law of vector addition, your resultant is in opposite order. Head and head will coincide. yes sir. This is R1
plus R12 is equal to R2. So yours R12 is, it's vector R2 minus vector R1. This is R12, which is vector R2 minus vector R1. So यहाँ से ऐसे आएगा R1 is R12 plus R2. So R12 is vector R2 minus vector. यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह से ना, अगर आप B से A जा रहे हो, लाइक अगर ऐसा होता है कि आप B से A जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 और R21 को फर्दर आप लिख सकते हैं R1 माइनस R, फाइनल माइनस इनिशियल। सो अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए जस्ट सबट्रैक्ट करो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना लिखें? हाँ ना बताओ। सर ये निकल के कैसे आया R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1? अरे यहाँ से ये तो अच्छा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं ना मैंने, R1 हाँ। plus R12 is R2। तो लेकिन फिर हमें वहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ ही लगाना पड़ेगा क्या, जो माइनस हो रहा है उसमें? नहीं नहीं नहीं, माइनस करने के लिए आपने जो लॉ सीखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से सबट्रैक्ट। हाँ वही ना। हाँ ओके ठीक है सर। सर बट एक और बात नहीं समझ में आई, पोजीशन वेक्टर भी तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, O से A तक का डिस्प्लेसमेंट, तो उसे पोजीशन वेक्टर ही क्यों कहा? जब भी आप ओरिजिन की रिस्पेक्ट में लेते हो ना, उसे पोजीशन कहते हैं हमेशा। जैसे ओरिजिन की रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके सर। ऐसी ओरिजिन की रिस्पेक्ट में हमेशा पोजीशन है। एक से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट। आप कह सकते हो पोजीशन वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर इफ इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, ओके सर। बट हमेशा नहीं। हाँ इसीलिए इसीलिए चेंज हुआ। इतना हुआ, रब कर दूं इसे। Yes, sir. लेकिन अगर मैं 1D दे रहा हूँ ना, तो 1D में प्रॉपर वेक्टर सबट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, लाइक इफ मोशन इज वन डायमेंशन। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए तक पहुंचा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x1, बी तक पहुंचा, कोऑर्डिनेट इज x2। सो ये x1 है इतना, ये x2 है, ये पोजीशन है x1 एंड x2, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी।
ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये ए से बी जा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ए से बी तक। चलो देखकर बताना कैसे लिख सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को। एस ए बी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। x2 minus x1। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, इस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यही तो चाहिए आपको। ये कितना आएगा, x2 माइनस x1। सो वही जो हमने अभी पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, वो आपने डायरेक्टली ज्योमेट्री से भी कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज चेंज इन पोजीशन। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी हमने सीखा है, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर। So you can even write this x2 minus x1 as delta x. You can write this x2 minus x1 as delta x. कितना लिखूं? फिर देखते हैं टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल क्या होगा। स्लो है, स्लो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है विच इज टाइम इंटरवल एंड टाइम इंस्टेंट। टाइम इंटरवल एंड टाइम इंस्टेंट। देखो टाइम इंटरवल और टाइम इंस्टेंट का क्या मतलब है। अगर मैं दो पॉइंट्स देता हूं आपको, मैंने एक पॉइंट ए दिया, यहाँ कुछ टाइम इंस्टेंट था t1, बॉडी पॉइंट P पर पहुंची, टाइम इंस्टेंट इज t2। टाइम इंस्टेंट मींस मान लो यहाँ पर 2 PM था, यहाँ पहुंची तो टाइम 5 PM। तो जब ये A से B जाएगी ना, तो यहाँ जो टाइम इंटरवल होगा, यहाँ जो टाइम इंटरवल मिलेगा डेल्टा T, that time interval will be t2 minus. Time interval is always final instant minus initial instant. So point A पर जो instant था that is t1, B पर जो instant है that is t2, जो time interval है A से B तक that is t2 minus. That is time interval. Final position minus initial position. That's time interval. कितना लिखिए, फिर speed velocity start करो। Done, sir. दिशा हो गया, रब कर दूं। सर और टाइम इंस्टेंट क्या होता है? टाइम इंस्टेंट कोई भी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया 5 PM, दैट्स एन इंस्टेंट। मैं ओके आपसे सर। कह रहा हूँ 6 PM, दैट्स एन इंस्टेंट। T1 and T2 आर टाइम इंस्टेंट, they are time instant. T2 minus T1 is time interval, they are time instant. T2 minus T1 are time interval, they are instant. T2 minus T1 interval, उसको मैं रब करूं। Yes, sir. Next is T2. So what is speed? Speed is simply the ratio of distance and time. Distance और time का जो ratio होगा that is speed. Speed is a scalar quantity. Its SI unit is meter per second. Its CGS is सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी में कई टाइप की स्पीड्स हो सकती हैं।
सो अगर एक बॉडी मूव करती है तो टाइप्स ऑफ स्पीड्स आप लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ स्पीड। दो तरह की स्पीड्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड चेंज नहीं कर रही तो उसे आप यूनिफॉर्म कहोगे। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड। और अगर स्पीड चेंज कर रही है कॉन्टिन्यूअसली तो उसे आप कहोगे इट्स अ वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड चेंज कर जाए तो उसे आप कहोगे दैट स्पीड इज वेरिएबल। अगर स्पीड चेंज करती है तो उसे आप कहेंगे इट्स अ वेरिएबल स्पीड। So speed could be uniform or it could be non-uniform. Non-uniform is variable speed. अब इस अगर स्पीड चेंज कर रही है, वेरिएबल है, तो इसे आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। वेरिएबल स्पीड को दो तरह से मेजर कर सकते हो। इट कुड बी एवरेज, the speed could be average, or it could be instantaneous. Average speed or instantaneous speed. अगर स्पीड वेरिएबल है तो उसे आप दो तरह से मेजर कर लोगे। वो वेरिएबल स्पीड एवरेज भी हो सकती है और वेरिएबल स्पीड इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। इतना नोट करो, सैटरडे फिर देखेंगे वेरिएबल और इंस्टेंटेनियस कैसे क्या। Done, sir. चलो आज इसे फिर यहीं छोड़ते हैं, सैटरडे कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। और अब आप एचसी वर्मा वर्कआउट करना शुरू करो। एचसी वर्मा उठाओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो न्यूमेरिकल्स दिए उन्हें वर्कआउट करना शुरू करो। सारा सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल सारा करना। फिर डाउट होगा तो उसे फिर हम डिस्कस करेंगे सारे। मेरी न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करना शुरू करो बुक से। Yes, sir. याद रखना इसे एक साल में पूरी एचसी सॉल्व करनी है। वही टेक्स्ट बुक है तुम्हारी, वही प्रैक्टिस है सब कुछ। कितने साल में? इस साल पूरा एक साल। अच्छा, एक साल में। दो है, एक इस साल करेंगे, एक नेक्स्ट ईयर। चलो भाई क्लास ओवर, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास हम भी स्टार्ट करते हैं। चलो ओके। Bye, sir.